हेलो एवरीवन, मैं हूं निहारिका जॉन मेहरा और स्वागत है आपका द इंग्लिश वर्कबुक पर। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, एडिटोरियल रीडिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो क्या बातें हैं एडिटोरियल रीडिंग की जो कि मुझे बहुत अच्छे से लर्न करनी है, समझनी है, और इनफैक्ट लर्न नहीं करनी, अंडरस्टैंड करनी है। और किस तरीके से एक एडिटोरियल को पढ़ा जाए ताकि एग्जाम्स के लिए हमारी प्रिपरेशन हो। देखो, इंग्लिश जो आपकी आती है एग्जाम्स में, नो वन इज आस्किंग यू कि आप जब एग्जाम क्लियर कर लो तो उसके बाद में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखो, ड्राफ्ट करो। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपका जो एम है, जिस लिए आप एडिटोरियल रीडिंग पढ़ रहे हो, वो पहले तो क्लियर होना चाहिए। उसके ऊपर भी थोड़ी सी लाइट मैं शेड करूंगी इन सम टाइम। और पढ़ना कैसे है, क्या क्या बातें हैं, एक एडिटोरियल करवा कर मैं आपको ये सिखाऊंगी। और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी खुद से एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो। हम बहुत बार इंटाइस हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीकों से जब हमें एडिटोरियल पढ़ने मिलता है, विच इज़ फाइन। वंस अ वाइल, वंस अ मंथ वो ओके है। लेकिन अगर आप वो खुद काम नहीं कर रहे हो तो मुझे पक्का यकीन है कि एग्जाम में कोई आकर आपको समझाएगा नहीं। जब क्वेश्चन को रीड करना होगा, फटाफट स्पीड के साथ में समझना होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुद को करनी है। तो प्रैक्टिस आप किसी के ऊपर निर्भर रहकर क्यों कर रहे हो? प्रैक्टिस भी खुद करो ना, तभी तो आप इंप्रूव होगे, क्योंकि एग्जाम भी आप ही को देना है। तो ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू हो, सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, हिट द बेल आइकन, और लाइक और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को। मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाती हूँ, उसकी प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगी। और इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपडेट्स और PDF एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स बिगिन। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो कुछ बातें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको करते समय, एडिटोरियल पढ़ते समय ध्यान में रखनी है। अब ये बातें एस्पिरेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली बैंक एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि आपको एक तो सबसे पहले एक लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में समझना आना चाहिए। मतलब कि आप ट्रांसलेट के लिए कभी नहीं ऑप्ट करोगे। इट्स अ बिग नो। ट्रांसलेट करने की जरूरत तब पड़ती है जब वो जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि भाई आपको चीजें ट्रांसलेट करनी होंगी। लेकिन हम एडिटोरियल दो रीजन से पढ़ रहे हैं। वाई वी आर रीडिंग एडिटोरियल, उसका रीजन नंबर 1 है कि ऑफकोर्स ताकि हमारी स्पीड बढ़े। ठीक है, स्पीड रीडिंग की अच्छी होगी तो आप मेंस के क्वेश्चन बराबर से कंप्लीट कर पाओगे। स्पेशली मेंस में लेंदी क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना भी तो पड़ता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो स्पीड के लिए आप पढ़ते हो ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि समझ जो चीज़ों को लेकर है, कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता, वो अच्छी हो सके। तो कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा हो, इसलिए आप रीडिंग करते हो। और साथ ही साथ अगर मैं एक एडिशनल बात, ये ऑप्शनल बात है, ये उन लोगों के लिए है जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या PO आपका टारगेट है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग आता है, तो वो मटेरियल के लिए आप मटेरियल ऑफ डिस्क्रिप्टिव के लिए आप रीडिंग करते हो, क्योंकि जितना आप रीड करोगे वो दिमाग में आते जा रहा है। आपको उसको उस एडिटोरियल को, उस आर्टिकल को पढ़कर एग्जैक्टली डॉट टू डॉट एकदम बोल के नहीं बताना है किसी को। ठीक है, आपको उसको रिसाइट नहीं करना। बचपन में होता था ना, पोएम्स लर्न करते थे और उसके बाद में जैसी पोएम वैसे ही आपको टीचर को बोल के सुनाना पड़ता था। पर ये वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस एक नॉलेज के हिसाब से ऐसा हुआ वो बातों का पता होना, अवेयरनेस जरूरी है। आपको इसको मगअप नहीं करना है। तो रीजन जो प्राइमरी हमारे पास है वो ये दो हैं, हमारी समझने की क्षमता बढ़े, स्पीड बढ़े, मटेरियल डिस्क्रिप्टिव के लिए दिमाग में हो। जब ऐसे राइटिंग हो तो हमें सोचना ज्यादा गहराई में ना पड़े, फटाफट थॉट्स आते जाए। ओके,
जो आपको एक्स्ट्रा बातें, जो आपकी एड ऑन्स है, प्लस बातें हैं, वो एड ऑन्स है कि आपकी वोकैबुलरी यहाँ से हो जाती है, आपके ईडीएम्स या फ्रेजेस यहाँ से हो जाते हैं, ओके, आपके फ्रेजल वर्ब भी यहाँ से हो सकते हैं। तो ये सब तो एड ऑन है, मतलब ये कि इसकी लिस्ट तो मैं खुद भी आपको दे ही रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे टेलीग्राम पर ईडीएम्स की, वोकैब की पीडीएफ ऐसे ही मिलेगी, डेली वोकैब भी मिलेगी। तो इसके लिए अकेले के लिए एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हो, एडिटोरियल प्राइमरीली आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इन कारणों से पढ़ रहे हो। सो आई होप कि आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया है कि भाई एडिटोरियल पढ़ क्यों रहा है। अब अगर ये क्लियर है, और स्पेशली इस वाली चीज को आपको नो बोलना होगा, दिमाग में भी ट्रांसलेट नहीं करना है, कुछ बातें और डेवलप करो, स्कैन करो, ओके। जैसे जब हम बाहर निकलते हैं, घर के मार्केट जाते हैं, सेल लगी है कहीं पर, हमने उसका बोर्ड देखा, तो हमने एक एक चीज को पढ़ा नहीं, हमने एक नज़र में जो एक एरिया कैप्चर हो रहा है मेरी आंखों में, मैंने देखकर वो चीज़ों को एकदम मेरे मन में बिठा लिया, दिमाग में बिठा लिया। तो एक तो वो स्कैन करना सीखो चीज़ों को, ओके। ज़्यादा आई मूवमेंट मत करो, लिपसिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर आप लिपसिंग करोगे, मतलब आपके पढ़ते समय भले ही मन में पढ़ रहे हो लेकिन होठ हिल रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको मन में प्रोनाउंस कर रहे हो। प्रोनाउंसिएशन करते रहोगे हर एक शब्द का तो बहुत समय लग जाएगा। आपको स्किमिंग करते आना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो है मेरे पास जो मैं यहाँ पर आई विल ट्राई टू पुट इट समवेयर ओवर हियर, ऊपर कहीं पर पिन कर दूंगी, तो हाउ टू स्किम एंड स्कैन वहाँ से आप कर लीजिएगा। बट अभी ब्रीफ में बता देती हूँ कि आपको स्किम करना है, दैट मीन्स यू हैव टू जंप एंड रीड, थोड़ा जंप कर करके आपको करना है रीड। ऐसा कौन से शब्दों को जंप करे, कौन से नहीं, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। और आपको ऐसी रीडिंग देनी है दैट यू गेट द समरी, अल्टीमेटली हुआ क्या, ठीक है, किस दिन हुआ, कितने एग्जैक्ट लोगों के साथ हुआ, ये डेटा वगैरह नहीं, इट्स देयर, आपको ज्यादा इन्फॉर्म करने के लिए वहां पे वो दिया हुआ है। बट यू पीपल नीड टू नो कि आपकी जरूरत तो ये है कि समराइज फॉर्म में आप कितना समझे या कितना नहीं समझ रहे हो, क्या जो ऑथर का मैसेज है वो आपको मिला। तो वो चीज को फोकस रख करते हुए और स्किम और थोड़ा जंप करते करते आपको पढ़ना है। अक्सर एक सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, ओके, सेंटेंस की स्टार्टिंग बोल दो जिसमें आप वर्ब भी पालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप एक सेंटेंस को शुरू से रीड करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में काफ़ी ध्यानपूर्वक करते हैं एंड टूवर्ड्स दी एंड थोड़ा सा जब आधा सेंटेंस हो जाता है तो वहाँ से ज़्यादा वर्ड्स हम स्किप कर सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं आपको रीड करके बताऊंगी, आपके लिए मैंने एक एडिटोरियल निकाला है द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो वो आप चीज़ समझ जाओगे। तो स्किम करना है, स्कैन करना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आना है, क्योंकि कई बार लोगों के लिए रीडिंग बोरिंग हो सकती है, बट क्या करें, एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है और हमारे करियर के लिए इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आप एरिया में जाओ तो पढ़ना इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे आप बच नहीं सकते। तो वो चीज़ जो है इनएविटेबल है कि फटाफट अगर आप पढ़ लेते हो इंग्लिश के लिए, वो हमेशा लाइफ टाइम आपको मदद करेगी। ओके, सो लेट्स नाउ सी कि आपके लिए मैंने आर्टिकल जो रखा है उसमें क्या बातें हैं, और आई विल ट्राई टू डेमॉन्स्ट्रेट, मैं आपको पढ़कर एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए पढ़कर समझाना चाहूँगी कि कैसे आपको करना है, एंड थोड़ा सा जो हमारा आर्टिकल है वो भी समझाऊंगी। ओके, तो आपको ये ना लगे कि मैम को आता है तो मैम को तो समझ में आ गया। आई विल ट्राई टू बी इन योर शूज़, और फिर मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर कैसे हम पढ़ पा रहे हैं वो कोशिश करूंगी उसको इमिटेट करने के लिए। ओके, सो अभी एक आर्टिकल है, आप लोगों ने अगर लाइक और शेयर ना करा हो तो आप जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। ये है आर्टिकल, एक्चुअली वो 3 हिस्सों में है, आई थिंक आपको दिख रहा है पूरा, ये तीसरा हिस्सा है। सो वी विल स्टार्ट, और ये कुछ दिनों पहले ही आया था, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा। It starts with a heading and a subheading, a timely reminder on Supreme Court's GST verdict। ठीक है, GST verdict को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट है उसके ऊपर है ये।
द सेंटर शुड बी मोर कंसिलेटरी टूवर्ड्स स्टेट्स फिस्कल डिलेमास एंड जीएसटी कंसर्न्स। अब एक चीज जो आप लोगों को बॉदर करती है वो है शब्दों में अटक जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ, मैंने आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए यहाँ पे वर्ड्स लिख दिए हैं और मैं इस की जो पीडीएफ है वो भी मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगी, हाउ टू रीड एडिटोरियल के टाइटल से, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आते हैं फिजिकल वर्ड पर। जस्ट इन केस, मान लो फिजिकल का मतलब होता है एनीथिंग जो फाइनेंस से रिलेट या इकोनॉमी से रिलेट करता है, पैसे से रिलेट करता है। यहाँ पर फिजिकल आया, मुझे नहीं पता, अब मैं वहीं पे सोचने लग गई कि यार यहाँ पर क्या आएगा, ओ नो मुझे तो नहीं बन रहा है। वहां अटको मत, आगे बढ़ो, सब हेडिंग तो है, आगे पढ़ेंगे तो शायद मुझे जो मेन थीम है वो समझ में आ जाए। क्या एक वर्ड इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इतना बड़ा जो 3 पार्ट में आर्टिकल है? बिल्कुल नहीं। तो गलती यही हो जाती है कि हम ना बहुत ही अनसेटल्ड फील करते हैं, या तो पैनिक करने लग जाते हैं, या अपने आप में एक वो आ जाता है कि यार मुझको तो बन नहीं रहा, ये बन नहीं रहा वाला फीलिंग। तो इसको आपको हटाना है। यहाँ पर आप देखोगे जो बात है कि फिस्कल डिलेमास हैं एंड जीएसटी कंसर्न्स है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम इश्यू के ऊपर अभी हम समझने वाले, पढ़ने वाले हैं। लीव इट एज इट इज। अगर हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो तो उसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, आगे बढ़ो, रुको मत, अटको मत। एक बार जब पूरा रीड कर लेते हो तो ही फिर उन वर्ड्स का बाकी, जैसे यहाँ पर है, आप मीनिंग डिक्शनरी से या गूगल करके निकाल सकते हो, पर आप डिक्शनरी प्रेफर करो। So pronouncing its verdict on a protracted dispute over the levy of goods and service tax on ocean freight charges paid by importers, Supreme Court Thursday held हुआ that such a tax was untenable. Protracted का मतलब जो डिले करा जा चुका है, बढ़ाया जा चुका है। अनटेनेबल मतलब कि हम उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते। तो ये पूरे सेंटेंस में बस इतनी सी बात थी कि ये जो अपना वर्डिक्ट इन्होंने सुनाया है ओवर ये वाला जो केस है, दैट वर्डिक्ट वाज अनटेनेबल। इट्स कितने भी पेज का हो, 153 हो, 1000 वर्ड्स का हो, कितने भी पेजेस का हो, यहाँ पे जजमेंट हमारा मेन वर्ड है, मतलब कि इतने पोर्शन को मैं जंप करके व्हाट हैज ड्वेल्ट, जजमेंट हैज dwelt, also dwelt at length on the nature of recommendation, जो कि रिकमेंडेशन किस प्रकार का है ऑफ द जीएसटी काउंसिल, उसके ऊपर करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप टू ओवरसी द ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल क्या है वो बताया है। इन्वोकिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यहां से यहां तक फिर से मेरे इतने काम का नहीं है, मेन बात है द कोर्ट हैज हेल्ड बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स हैव इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर्स। तो यहाँ पर जो कोर्ट है उसका मानना क्या है, तो कोर्ट का नजरिया है कि भाई यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर है, इनके पास में पावर सब समानता में है टू मेक द लॉज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल वेयर दे हैव व्हाटएवर वोटिंग शेयर रिस्पेक्टिवली आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम। तो इतना पढ़ने के बाद में मैं उसको अपने फ्लो में रीड करती गई, जो जो दिमाग में मैं रीड कर पा रही हूँ मैं करती गई। अभी तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं अभी तक। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई स्टेट हो या सेंटर हो, यूनियन हो, इक्वल है, आप कर सकते हो बदलाव, चेंज कर सकते हो लॉज में। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। While amending the constitution to pave way for tax system that subsumed multiple central and state levies, फिर से इतना और इतना काम का नहीं है। मेन बात है पार्लियामेंट had intended for the council's recommendation to only have this kind of value as per the court। तो कोर्ट वापस से क्या बात को बोल रहा है, वो बात मेन है कि पार्लियामेंट हैड इंटेंडेड फॉर काउंसिल के रिकमेंडेशंस, इसलिए केवल कि एक परसुएसिव वैल्यू उनको मिले। अब इसमें से 2 वर्ड तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, 3 वर्ड बता चुकी हूँ, इन्वोक करना, समन करना। ओके, तो इन्वोकिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्चुअल स्पिरिट की बात नहीं कर रहे हैं, वो लिखने का थोड़ा सा एनहांस करने का तरीका है कि हम यहाँ पर
फेडरलिज्म की आत्मा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आत्मा को बुला रहे हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि फेडरलिज्म को मानते हुए और उसको पाते हुए ऐसी ऐसी बात हो रही है। सब्स्यूम करना, एक चीज दूसरी में घुल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो है। तो हम यहाँ पे सब्स्यूम्ड मल्टीपल लेवीज, बहुत सारे जो लेवीज लगाए गए थे सेंट्रल और स्टेट, वो अब सब्स्यूम हो चुके हैं टैक्स सिस्टम के द्वारा। तो इस तरीके से हल्की फुल्की जो बात आती है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। उसका कहना है कि भाई स्टेट और यूनियन के पास में अधिकार समान है। तो इतना मुझे समझना था। ओके, इसके बाद बात हो रही है, दिस हैज sparked fears that individual states can start vetoing, veto power जो होती है, the council's recommendation that they do not agree with and refuse to implement them, thus intending on one nation one tax edifice of a reform जो कि इतने साल लिया to bring about। यहाँ पर एक चिंता उत्पन्न हुई लोगों में, और वहां पे चिंता क्या है? चिंता ये है, स्पार्क्ड फियर्स, ये वाली बात मेन थी इसमें, कि इंडिविजुअल स्टेट के पास अगर उतनी ही पावर है जितनी यूनियन के पास है, अब वो 2/3 है, कितनी भी फ्रैक्शन में है, रेशो में है, फिर से मैटर नहीं करता। मेन बात है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल स्टेट्स जो है अगर वीटोइंग करना शुरू कर दिए, कोई भी बात पे अग्री नहीं करते, अपना वीटो पावर का यूज कर लिया अगर स्टेट्स ने, और रिफ्यूज कर दिया कि हम लॉस को या जो भी उन्होंने बोला है रूल को अप्लाई करने के लिए वो नहीं करेंगे। सो इस चीज को लेकर फियर है, बस बात इतनी सी है यहाँ पर। ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, जहां पर ऑपोजिशन है, हैव हेल्ड द वर्डिक्ट एज अपहोल्डिंग देयर राइट्स vis-a-vis what a few termed as the arbitrary imposition of center's decision on in the council। अब आपने फिर से इसको मन में जब पढ़ोगे ना तो बहुत फटाफट हो जाएगा। मेन बात क्या है? हेल करना, मतलब कि यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन वाले जो स्टेट्स हैं वो सपोर्ट में हैं वर्डिक्ट के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपहोल्डिंग देयर राइट्स, विस का मतलब विथ रिगार्ड टू व्हाट अ फ्यू, कुछ लोगों ने टर्म करा था कि आर्बिटरी इम्पोजिशन है सेंटर के डिसीजंस को लेकर इन द काउंसिल। शॉर्ट में क्या समझना है कि ऑपोजिशन इसको सपोर्ट कर रहा है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज sought टू क्वेल एंजाइटी। अब यहाँ पे वापस से शुरुआती पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस मैटर पर क्या कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस मैटर पर पुटिंग एन एंड, क्वेल करने का मतलब एंजाइटी को शांत कराना चाह रही है। ओके, बाय इंडिकेटिंग कि कोर्ट हैज ओनली इलैबोरेटेड ऑन काउंसिल्स एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट एंड स्टेटस को वुड कंटिन्यू। स्टेटस को करंट ट्रेंड होता है। तो अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या एक्सप्लेनेशन है? भैया ऐसा कुछ नया नहीं करा गया है, जो ऑलरेडी था, जो कि एग्जिस्टिंग था, उसी को इलैबोरेट करा गया है और जो जैसा है वैसा ही चलेगा, कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली कि एक जीएसटी काउंसिल को लेकर या जीएसटी वाले पूरे डोमेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट बोलता है कि स्टेट के पास भी इक्वल पावर है। ऑपोजिशन वाले इस चीज को लेकर सपोर्ट में है, उसको प्रेज कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरी जगह है, दूसरे लोग हैं, वो फियर में है कि इससे नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। स्टेट को कुछ पसंद नहीं आया, वीटो पावर यूज कर दिया, बस इतना। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन आगे। States can already reject the council's decision, but none has chosen to so far it said। Okay, to do so का नहीं भी लगाएंगे do तो चलेगा, because ये जो flow आ रहा है that explains the states जो हैं वो already they have that power, they can do something कि reject कर दे council का decision, but none has chosen to do that particular thing to reject it so far। तो उनको पता है पहले से, लेकिन अभी तक लोगों ने करा नहीं है कभी भी। While North Block undertakes a detailed review, it is pertinent that it had argued, उसका आर्ग्यूमेंट हुआ है, अगर काउंसिल का रिकमेंडेशंस वर नॉट बाइंडिंग, अगर यहाँ पर ऐसा था जिसके अंतर्गत हम आ ही नहीं रहे थे, इट वुड लीड टू एन इम्पास एंड एंटायर स्ट्रक्चर वुड क्रम्बल।
तो अभी कुछ का कहना क्या है, वो नॉर्थ ब्लॉक हो कि कोई दूसरा ब्लॉक हो, अल्टीमेटली वापस से चिंता जताई जा रही है कि ऐसा कुछ होता है तो एक डेड एंड पर हम आ सकते हैं और पूरा जीएसटी स्ट्रक्चर क्रम्बल हो सकता है। दिस डज नॉट होल्ड वाटर, द कोर्ट अवॉर्ड। अभी कोर्ट कुछ बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में जो बाकी स्टेट, बाकी काउंसिल वाली चीज है, जो लोग उस काउंसिल को देख रहे हैं वो अलग बोल रहे हैं। एवर का मतलब क्लेम करना होता है, तो कोर्ट ने क्लेम करा। फॉर्च्यूटस का मीनिंग हमारे नेक्स्ट वाले स्लाइड में है, सो आई विल मेक श्योर कि वो आपको वर्ड हाईलाइट करा दूं। इट मीन्स कैजुअल, ओके। होल्ड वाटर इज अपीयर टू बी वैलिड, साउंड और रीजनेबल। मतलब ये जो पहली वाली बात है कि ऐसा तो नहीं कहीं जीएसटी स्ट्रक्चर क्रम्बल हो जाए, काउंसिल की बात मानो तो चलेगा, स्टेट्स ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी तो काम नहीं हो पाएगा। ये सारी चिंता जो है, ये सारी चीजें डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब है ही नहीं रीजनेबल। कोर्ट का ऐसा कहना है, कोर्ट का क्लेम करना ऐसा है। नेक्स्ट वन, दैट इट हैज स्ट्रक डाउन अ टैक्स नोटिफाइड 2 days prior to the launch of the GST regime, just as it is on the verge of completing 5 years. ये पूरी बात is perhaps a fortuitous, मतलब कि casual, a fortuitous nudge for introspection on his journey and the way ahead. ऑथर का कहना है कि ये वाली बात जो अभी हमने पहले देखी, जो चिंता वाली बात है कहीं स्ट्रक्चर क्रम्बल ना हो जाए, वो वाली बात जो है वो इस प्रकार से है, एक कैजुअल नज है कि भाई ये जो जीएसटी का इतना लंबे समय से जर्नी चला आ रहा है उसको अभी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एट वर्स्ट इट कैन ट्रिगर मोर कंटेस्टेशंस इन काउंसिल मीटिंग्स एंड एट बेस्ट इन्फ्यूज अ फ्रेश सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स। तो सबसे बुरा क्या होगा, इट कैन ट्रिगर और ज्यादा लड़ाइयां, कंटेस्टेशंस का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, या फिर बेस्ट क्या करेगा, एक फ्रेश एंगल देगा लोगों को। द कोर्ट कुड स्ट्राइव टू बी मोर कंसिलेटरी टूवर्ड स्टेट्स कंसर्न्स। ऑथर का कहना है कि सेंटर जो है थोड़ा सा और समझ सकता है स्टेट्स को, थोड़ा और मेहनत करे, स्ट्राइव करे ताकि वो कंसिलेटरी हो, स्टेट्स के जो कंसर्न्स है उनको समझे, उनके जो डिलेमास, कंफ्यूजन्स है, स्पेशली एज देयर अश्योर्ड कॉम्पनसेशन क्लॉक वाइंड्स डाउन नेक्स्ट मंथ। ओके, वाइंड्स डाउन मतलब कि खत्म होती है। रादर देन सीक टू बुलडोज over thorny predicaments with the tacit support of the council, states in the council. अगर हम बुलडोज की बात करते हैं तो कोई चीज के गिराए जाने, डिस्ट्रॉय होने की, धक्का देकर डिस्ट्रॉय होने की बात करते हैं। तो यहाँ ये बात हो रही है इतने बड़े सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सेंटर जो है थोड़ा सा और मेहनत कर सकता है और वो स्टेट्स को सपोर्ट कर सकता है ऐसे समय पर कि अभी नेक्स्ट मंथ जो है उनका कॉम्पनसेशन क्लॉक जो है, वो पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है। रादर देन वो इस बात को लेकर, इस चीज़ को लेकर जो भी प्रेडिकमेंट्स हैं, जो भी परेशानियां फेस कर रहे हैं उसको लेकर सामने वाले को ध्वस्त करे with the tacit support of states, NDA rule states in the council। कि काउंसिल में इस बात को इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सेंटर सपोर्ट कर दे तो ही काफी मदद हो जाएगी। The council should also meet more often to nurture। काउंसिल के लिए सजेशन है ऑथर का, और मिलो, नर्चर करो फिस्कल फेडरलिज्म को, फेडरलिज्म डायलॉग को राइट डायरेक्शन दो, मिनिमाइज करो ट्रस्ट डेफिसिट्स। ट्रस्ट की कमी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, तो काउंसिल अगर ज्यादा मिले तो वो सॉल्व हो सकता है ऑथर के अकॉर्डिंग। देयर आर मेनी पेंडिंग रिफॉर्म्स दैट रिक्वायर सेंटर टू वर्क मोर कोहेसिवली विद स्टेट्स। ऑथर का कहना है कि बहुत सारी चीजों में सेंटर को और काम करना चाहिए, अच्छे से जेल होकर स्टेट्स के साथ में, टू टेक इंडियाज ओवरहॉल of land and labor markets as well as the agrarian sector। तो आखिरी में बोल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो पीछे छूट गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, सबके लिए काम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे टैसिट मतलब इम्प्लाइड मिल रहा है मीनिंग, ऐसा मीनिंग जो कि अभी तक हम समझते हैं इम्प्लाइड है, ये है तो सपोर्ट तो होगा ही, वो वाली बात है, इम्प्लाइड है। कोहेसिवली मतलब कोहेरेंस के साथ में, जेल होकर साथ। पूरा आर्टिकल इतना लंबा चौड़ा, मैंने तो शॉर्ट में पढ़ा आपके लिए।
ओके मतलब पढ़ पढ़ के बताया है। जब आपकी नज़रें फिरेंगी तो मैंने कई चीज़ें आपको मार्क करके बताई कि मेन बात यहाँ है, मेन बात यहाँ है। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा देर आर मैनी पेंडिंग थिंग्स ओवर हियर, रिफॉर्म्स जो कि रिक्वायर करती हैं कि सेंटर उनके ऊपर और काम करे। बस इतना सा पढ़ लिया तो समझ में आ गया कि ऑथर का कहना है कि सेंटर को और मेहनत करनी पड़ेगी। आगे का मैं हल्का फुल्का नज़र मार लूँ तो भी समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और जितने सेक्टर है सभी को फायदा होगा। तो आप यहाँ पर जब पढ़ते हो मेन आइडिया आपको लगाना होता है। अब सपोज एग्जाम में आरसी आया, आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, सपोज इसी के ऊपर आरसी बनकर आया, तो आपके दिमाग में हद से हद इधर से निकल के 6 से 7 पॉइंट्स हैं, वो रोड मैप की तरह होने चाहिए, ठीक है। वो रोड मैप आपको ध्यान में रखना है। वो रोड मैप क्या है? स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, वो वर्डिक्ट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है? वो वर्डिक्ट जो है वो जीएसटी से रिलेट करता है, जिसमें स्टेट्स को उसने क्लियर करा है, क्लैरिफाई करा है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट्स के पास में भी क्या पावर है। और फिर हम पाते हैं कि ऑथर का कहना है कि चीज़ें तो पहले से ही वैसी थी, कोई ऐसा तो अलग से हुआ नहीं है कुछ नया, बस यही है कि उसको हाईलाइट कर दिया गया है। फिर ऑथर जो है वो शायद ऐसा लग रहा है कि स्टेट्स के सपोर्ट में है। फिर हमें पता चला ऑपोजिशन वाले जो हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं। फिर एक डर भी है लोगों में कि स्टेट्स अपने वीटो पावर का यूज़ करके कहीं कुछ गलत निर्णय नहीं ले ले। फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है काउंसिल को लेकर, उनको रेकमेंड करा जा रहा है कि आप और मिलो यहाँ पर। तो ऐसी सारी बातें आपको पढ़ने को मिलती हैं, ओके। अब जब क्वेश्चन आता है, सपोज आपको कोहेसिवली टैसिट इसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है, क्वेश्चन आया आपको कौन है और क्यों है जो फियर में है इस डिसीजन को, वर्डिक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट का है लेकर, तो उसका आंसर तो वैसे भी यहां से नहीं आया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया और वो आपको जो क्वेश्चन था वो यहां से मिलेगा उसका आंसर। वो जो फियर वाली बात है, जब आप पढ़ोगे तो आपको ना लोकेशन याद हो जाती कि आपने कौन सा पॉइंट किस एग्जैक्ट दूसरे पॉइंट पर पढ़ा था। तो आप जैसे यहाँ पे ढूंढोगे आंसर अपना मिल जाएगा। फिर सपोज एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्या ये जो वर्डिक्ट है कुछ नया ऐड कर रहा है, क्या कोई चेंज कर रहा है? तो वो भी जो है आंसर मेरे पास में बीच में ही मिलता है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो कि नया है, ओके। वी गेट टू सी कि ये एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है और कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि स्टेटस को जो ट्रेंड है जो चला आ रहा है वही चला रहेगा, एग्जिस्टिंग स्टेट ही कंटिन्यू होगी। उसका आंसर यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद में सपोज ऑथर का मेन आइडिया क्या है उसका क्वेश्चन आ गया, तो आपको टैसिट और कोहेसिवली वर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी इन ऑर्डर टू आंसर। अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि ऑथर का क्या सजेशन है सेंटर के लिए, तो भी अगर आपको ये कोहेसिवली वर्ड नहीं आता है तो भी आप समझ सकते हो ना, सेंटर टू वर्क मोर विद स्टेट्स। कोहेसिवली नहीं भी बना तो पता तो चल गया ना कि सेंटर स्टेट्स के साथ और काम करे। यहाँ पर भी सपोर्ट ऑफ एनडीए रूल स्टेट्स, तो टैसिट जो है यहाँ पर नहीं भी होता तो ये जो प्रेडिकमेंट्स है दे आर देयर, इनको बुलडोज करने की बात हो रही है विद सपोर्ट ऑफ दीज स्टेट्स इन द काउंसिल। तो भाई इसमें इतना घबराते क्यों हो आप लोग? अगर कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, आप हाईलाइट करके नोट करके बाद में मीनिंग देख लो उनका। अपने रीडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, अब एक लेवल अप चाहिए। हमने नज़र डाली उसको 6 to 7 मैक्सिमम पॉइंट्स में, हम उसको प्रॉपरली उसकी आउटलाइन को समझ कर अपने दिमाग में रख लें। और हमारा पर्पस तो सबसे बड़ा होता है, प्री हो या मेंस हो, आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करना। और आरसी बहुत बच्चे अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और आरसी आएगा ही आएगा। एक बार को क्लोज टेस्ट नहीं आए, पैराजम्बल नहीं आए, आरसी पक्के से आएगा। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो पैसेज को पढ़ रहे हो, आरसी के पैसेज को पढ़ रहे हो, उसमें अननेसेसरी अपना टाइम ना लगाओ, टाइम बचाओ वहाँ से। जब आप एक बार रफ रीडिंग दे देते हो तो एक
रोड मैप जो दिमाग में आपके आ जाता है वो मदद करेगा आंसर को स्पॉट करने में, जब ऑप्शन से क्रॉस चेक करते हो आप। तो इस तरीके से आपको एडिटोरियल पढ़ना है। अगर न्यू हो तो आप लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हो। अगर आपको समय हो चुका है, द हिंदू इज़ ऑफ कोर्स एवरग्रीन, द बेस्ट हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आप इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द गार्डियन, अगर और लेवल अप करना है तो बहुत सारी और भी जगह होती हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। बोर हो गए हो किसी एक न्यूज़पेपर से तो भी आप दूसरा न्यूज़पेपर बदल कर एडिटोरियल पढ़ो। नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या एडिटोरियल ही पढ़ना ज़रूरी है? येस इट इज़, बिकॉज जो एडिटोरियल की लैंग्वेज है वैसे ही मिलती जुलती लैंग्वेज में एग्ज़ाम में भी आपको आरसी दिए जाते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक हल्का सा फमिलैरिटी आ जाएगी, मतलब वो शब्दों से जान पहचान हो गई, वो तरीके से जान पहचान हो गई। तो आप लोगों को वो भी मदद करेगा फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में। सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग, आई वॉन्ट टू रीआइटरेट, मैं दोहराना चाहती हूँ, खुद से जितना कर सको उतना करो। छोटा छोटा समय 5-5 मिनट भी मिलता है तो कोई आर्टिकल पढ़ लिया, या एडिटोरियल का भले ही आपने सुबह पढ़ लिया उसके बाद में एक्स्ट्रा 5 मिनट आपको मिल रहे हैं तो दूसरे एडिटोरियल का एक पैरा पढ़ लो, फिर अगली 5-10 मिनट मिले तो फिर आधा पढ़ लो। ऐसे भी कर सकते हो। बी क्रिएटिव, बी स्पॉन्टेनियस। उसको बोरिंग बना दोगे तो पहले से ही आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो और ज़्यादा आपने उसको अपने आप के लिए मंडेन बना लिया। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा आप उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बोल सकते हो कि आज अपन एडिटोरियल पढ़ते हैं और उसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे इवनिंग में, कल या रात में, वट एवर इट इज़। तो थोड़ा क्रिएटिव होगे उसमें तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा और वो अल्टीमेटली आपके करियर के लिए, आपके एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। So that was it for this video. Thank you so much all of you for watching and make sure to like and share. See you in another video soon. Till then, take care.